चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे थे। हम लोगों को एनआरटीपी और सीटीपी का रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन समझना था। ठीक है, पहले तो आप जानते हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है बिजनेस करने के लिए और बिजनेस करके वापस आ जाता है, उसका वहां पर कोई फिक्स प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होता है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो ये बोलता है सीजीएसटी एक्ट डिफाइंस कैजुअल पर्सन एज अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स और in the course or furtherance of business, whether as a principal agent or in any other capacity, in a state UT where he has no fixed place of business. Further, he cannot exercise the option to pay tax under composition levy. याद है कि अपन लोगों ने बात किया था कि भाई कैजुअल अपने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर की कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, है ना भाई। एनआरटीपी के बारे में भी हम जान चुके हैं ऑलरेडी कि वही है भाई, अपने यहाँ पे इंडिया में आता है, उसके पास में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और ये भी कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर तो खुद को कम से कम रजिस्टर नहीं कर सकता है। ठीक है, कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना होता है उसको? कब से? जब से बिजनेस शुरू करता है। बिजनेस शुरू करना मतलब मेकिंग एनी सप्लाई। ठीक है, ऑल्सो registration is granted to them or period of operation is extended only after they make advance deposit of estimated tax liability। हो गया भाई, सबने नोट खोल दिया क्या? बोलता है कि भाई इसको एक इंपॉर्टेंट बात है, मार्क भी करो। एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी उसको पे करनी है, उसको एडवांस डिपॉजिट करना है। यहाँ पे एटलीस्ट 5 days बिफोर ये मार्क करो। एज पर सेक्शन 25(6) में बी पॉइंट पढ़ रहा हूँ, है ना। ए पॉइंट में कुछ भी नहीं, कंपल्सरी कैटेगराइजेशन जीएसटी लिखा हुआ है, 5 दिन पहले लिखा हुआ है, सब चीज लिखी हुई है जो पढ़ चुके अपन। एज पर 26, एज पर 25(6) एवरी पर्सन मस्ट हैव अ पैन। बताइए हमारे को बिना पैन के रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या जीएसटी में? नहीं सर, टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बट एनआरटीपी, एनआरटीपी कौन हुआ? जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, यहाँ पे बिजनेस करने वाला है और नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट के पास में पैन नंबर हो सकता है क्या? नहीं सर, कैसे होगा सर? नॉन रेजिडेंट इंडिया का आदमी थोड़ी है भाई। इंडिया के आदमी को पैन लेना कंपलसरी है, इंडिया के बाहर वाला आदमी को पैन लेना कोई कंपलसरी थोड़ी है यार। क्या मतलब उसको इंडिया के पैन से? विल जनरली नॉट हैव अ पैन इन इंडिया। he may be granted registration on the basis of other prescribed documents। डेफिनेटली अगर पैन नहीं होगा तो कोई अदर प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट होगा। कॉमन सेंस से लगाओ, इंडिया के बाहर का आदमी, उसके पास डॉक्यूमेंट कौन सा बढ़िया होगा? पासपोर्ट। यस और नो? सुपर। along with the application signed by the authorized signatory who is an Indian resident having valid PAN। बोलता है भाई इंडिया के बाहर से किसी को इंडिया में आना है बिजनेस करने के लिए, उसका अपना पासपोर्ट यूज होगा। पासपोर्ट के अलावा एक और चीज यूज होगी क्या? बोलता है कि भाई साहब वो इंडिया के बाहर का आदमी है, हम उस पर कैसे भरोसा करें? अरे वो इंडिया के बाहर का आदमी, हम उस पर कैसे भरोसा करें? तो हमें उसके साथ में कोई इंडिया का भी एक आदमी चाहिए जो ऑथोराइज सिग्नेटरी होना चाहिए, जो उसकी तरफ से साइन करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑथोराइज होना चाहिए। यस और नो? तो बोला भाई साहब वो तो चलो ठीक है, उसके अलावा हमारे को एक ऑथोराइज सिग्नेटरी चाहिए जो कि कहाँ होना चाहिए? इंडियन रेजिडेंट का होना चाहिए, जिसके पास में एक वैलिड पैन होना चाहिए। However, in case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the government of that country or its PAN is if available। क्या लिखा हुआ है समझना। अब सर इंडिविजुअल आदमी है, इंडिविजुअल मतलब एक प्रोप्राइटर है, जैसे अपने इंडिया में प्रोप्राइटर होता है वैसे इंडिया के बाहर कोई इंडिविजुअल आदमी है, वो इंडिया में आया बिजनेस करने के लिए, तो वो इंडिविजुअल है तो उसका पासपोर्ट वगैरह हो सकता है। बट एग्जाम्पल कंपनी है, एक कंपनी इंडिया के बाहर, अब कंपनी का तो कोई
कोई पैन नंबर वैसे भी नहीं होता है। अरे यार ये और नो, भाई कंपनी का कौन सा पासपोर्ट होता है बताओ? कंपनी का थोड़ी कोई पासपोर्ट होता है यार। अब कंपनी को इंडिया के बाहर है, यूएसए में रजिस्टर्ड है, वो कंपनी बोलती है हम इंडिया में आके बिजनेस करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वापस चले जाएंगे, मतलब वो कंपनी एनआरटीपी बन के इंडिया में आने वाली है। वो कंपनी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बन के इंडिया में आने वाली है, समझना लॉजिक। अब वो कंपनी जब इंडिया में आएगी तो कंपनी के पास में पासपोर्ट है क्या? तो इसने बोला कि भाई कंपनी का पासपोर्ट नहीं है, मानते हैं हम लोग, बट कंपनी के पास में उस पर्टिकुलर कंट्री का कुछ ना कुछ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर तो होगा ही होगा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर पैन नंबर इज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, पता है आप लोगों को? इंडिविजुअल का पैन बनता है, कंपनी का पैन बनता है, कंपनी का टेन नंबर बनता है। ठीक है ना भाई? अब उसके पास में क्या होगा, जैसे अपने इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर होती है तो उसका सिन नंबर बनता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर बनता है। यस और नो? वैसे ही बोलता है भाई अगर वो कंपनी है वो इंडिया में नहीं है, ऐसी कोई फर्म है जो इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर है और वो प्रोप्राइटरशिप नहीं है, मतलब इंडिविजुअल नहीं है, तो उसका जो भी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके थ्रू वो इंडिया में एज एन एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन ले लेगा। सिंपल। एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाय एनआरटीपी इन अ डिफरेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म डेफिनेटली। ये अपना GSTR01 में तो नहीं होता फाइल, पता ना हम लोगों को, ठीक है ना भाई, इसमें नहीं होता। whereas CTP will be submitted application for registration the normal अपना GST-REG01 इसमें होता है, ठीक है भाई। CTP का तो GST-REG0 में हो जाता है, NRTP का इसमें नहीं होता है, ये चीज अपन को क्लियर रखनी है दिमाग के अंदर, ठीक है। इस पर मैंने पहले चीज भी पढ़ी हुई है, आता वो लिस्ट, इसको पहले अपना उसमें नोटबुक में इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस पे MCQ आता है। ये देखो ना, ये यहाँ अप्लाई करो, ये मार्क करो, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन के अंदर ये चारों पॉइंट। इन लोगों का प्रोसीजर अलग होगा, ये लोग GSTR01 से फाइल नहीं करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। NRTP हो गया, सेक्शन 51 का सेक्शन 52 हो गया, OIDA हो गया, ये भी हमारा MCQ में आता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। आप लोगों को वो MCQ की शीट मिली थी क्या? अब ये इस पेज पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखा भी हम लोगों ने, आपने यहाँ पे NRTP साफ साफ लिखा हुआ है क्या? ये NRTP, NRTP के लिए वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, बोलता है ना, नहीं बोलता है ना भाई, सीधी बात है। ये प्रोसीजर को अप्लाई नहीं होगा NRTP को, तो कौन सा कोई अलग प्रोसीजर अप्लाई होगा, ठीक है। क्या पीरियड ऑफ वैलिडिटी क्या है, पढ़ चुके हम लोग? CTP NRTP के लिए मैक्सिमम कितने दिन, मैक्सिमम 90 डेज, यस और नो? और वो 90 भी 90 और एक्सटेंड हो सकता है, यस और नो? भाई देखो लिखा हुआ है 90 डेज फ्रॉम इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन एंड बी कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर अप टू 90 डेज, मतलब टोटल हो गया 180 दिन। हाँ अगर प्रॉपर तो सही लगेगा तो, ठीक है। और इस CTP NRTP को बिजनेस कब से कर सकते हैं, वो विल मेक टेक्सटाइल सप्लाईज ओनली व्हेन द सर्टिफिकेट विल इशू, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू जाना चाहिए, उसके बाद ही वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम डेज है, और सर मिनिमम कितना, जितना उसने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में लिख दिया वो मिनिमम हो गया यार। अब उसको चाहिए 5 दिन के लिए तो 5 दिन लिखेगा, मैक्सिमम इज 90 डेज, बाकी मिनिमम तो जितना वो लिखेगा उतना ही होगा ना यार। अरे बोलो यार, कोई परेशानी है क्या इसमें? एक बार लाइन पढ़ो तुम्हारे नोटबुक के अंदर।
हाँ नहीं, मैक्सिमम 180 डेज। नहीं नहीं, अलाउड ही नहीं है। वापस जाओ। सीटीपी क्यों हो फिर आप, एनआरटीपी क्यों, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट बना लो। 180 दिन कितने महीने होते हैं बता। भाई 6 महीने अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हो तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैसे हो गए अब। सोच तो एक बार, 6 महीने तक एक ही जगह पे। अरे एग्जीबिशन चलती है 6 महीने तक। एडवांस डिपॉजिट्स ऑफ टैक्स। पता है हमारे को सीटी पे एनआरटीपी को क्या करना है, एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करना है, यस और नो। कितने अमाउंट तक की, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जितनी भी उसकी है ना। हाँ हाँ। तो फिर वो एनआरटीपी कैसे हुआ। ठीक समझ मेरी बात को। अगर वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, मतलब वो ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, और वो इंडिया में है कुछ टाइम के लिए। एग्जांपल इतना है भाई, तूने जगुआर खरीदी, अब फिर जगुआर खराब हो गई। अब उस जगुआर को सही करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। अब एक ऑप्शन है जगुआर वहां ले जाओ, वहां ले जाकर बना के फिर जगुआर लेकर आओ, ठीक है। दूसरा है वहां का आदमी यहाँ बुला लो, सही करवा के फिर आदमी को भेज दो, यस और नो। तो वो क्या, वो नॉन रेजिडेंट है, टैक्सेबल पर्सन है, क्योंकि इंडिया में अगर सर्विस देगा तो टैक्स लगेगा गवर्नमेंट, यस और नो। तो 5 से 10 दिन के लिए इंडिया में है। तू बोलता भाई ऐसी कंपनी जो इंडिया में अगर सेटल हो गई है, अमेजोन, अमेजोन इंडिया में बोला कि भाई हम तो ऑफिस बनाएंगे अमेजोन इंडिया के अंदर, तो इंडियन कंपनी हो गई यार, फिर वो एनआरटीपी थोड़ी हुई। उसको पैन नंबर लेना पड़ेगा, उसको इंडिया में रजिस्टर्ड लेना पड़ेगा, उसको इंडिया में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सिंपल। बोलो यार, क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ अपने वो प्रोसीजर पढ़ा था जीएसटी और 01 के अंदर टीआरएन जनरेट होता है, टीआरएन जनरेट होने के बाद में फिर वो पूरा पार्ट बी खुलता है, पार्ट बी में डिटेल में भरते हैं। तो इस सीटी पे एनआरटीपी में क्या होता है, टीआरएन जब जनरेट होता है, टीआरएन जनरेट होने के बाद आपको पहले एडवांस टैक्स पे करना है, उसके बाद ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें इसलिए लिखा हुआ है फॉर द सीटी पे एनआरटीपी विल गेट टीआरएन, टेम्पररी रेफरेंस नंबर फॉर मेकिंग एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स which shall be credited to his electronic cash ledger. An acknowledgement of receipt of application or registration is issued only after the said deposit. Simple. ठीक है। Where extension of time is sought, CTP NRTP will deposit an additional amount of a tax equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the extension is sought. ये बात कर चुके हम लोग। अरे मैंने अगर समझना 90 दिन के लिए था, मैंने 90 दिन खत्म हो गए, अब मैं 90 दिन के लिए और रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, तो बोलता है कि भाई आपको उस 90 दिन का जो भी टैक्स होता है जमा करवाना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। एडिशनल टैक्स जमा कराने के बाद ही आप आगे 90 दिन का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। वेरी वेरी सिंपल, कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत स्मूथ चल रहा है ना। डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ये बोलता है भाई सीधी बात है, जीएसटी अब इंडिया में जब जीएसटी लाया गया है, अब देखा तुम लोगों ने सुना होगा ऐसे जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स। अब तो जीएसटी वन नेशन वन टैक्स कैसे हुआ, अपन इस बारे में बात कर चुके हैं, मुझे पता है, तुम्हें याद होगा नहीं होगा पता नहीं। मैंने बोला है कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट है। मतलब क्या वो जीएसटी एक ही बनाया है क्या। अगर जीएसटी एक बना तो सर उसमें 5 एक्ट कैसे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस, ये सब वैसे 5 एक्ट क्यों है। और सर हर स्टेट के लिए अलग अलग एक्ट है कि नहीं है। भाई एसजीएसटी मतलब राजस्थान के लिए राजस्थान गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुजरात के लिए गुजरात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तमिलनाडु के लिए तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या। तो सर ये वन नेशन वन टैक्स कैसे हो गया। बताओ ना यार, क्या आवाज ना आ रही है, क्या तोड़ दिया। बताओ यार, भाई क्यों बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, क्यों। चलो ये सही है बात, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट द लॉजिक। वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट भी क्यों लिखा है, वन मार्केट। तो फिर वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए ना, एक जीएसटी लगना चाहिए। सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों लगाया।
क्या है ना भाई, देखो समझो, जो जीएसटी बनाया है ना वैसे बनाया है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अभी है एक ही जीएसटी, बस ड्यूअल मॉडल में सीजीएसटी एसजीएसटी बना के दे दिया। अब अगर अपन एक्ट के और अंदर घुसेंगे तो इसकी जो ड्राफ्टिंग है, एक्ट की जो ड्राफ्टिंग है, मतलब जैसे राजस्थान का जो एक्ट है, तमिलनाडु का जो एक्ट है, गुजरात का जो एक्ट है, किसी भी स्टेट का जो एक्ट है, वो एक्ट की ड्राफ्टिंग एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो रखी है। एक्ट अलग अलग है बट ड्राफ्टिंग एकदम सेम है, कुछ अलग ही नहीं है, सेम टू सेम। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बोलता है भाई एक नेशन का एक ही टैक्स है। लग तो जीएसटी रहा है ना, वो जीएसटी को दो पार्ट में बांट दिया गया है, लग तो जीएसटी रहा है। और दो पार्ट में बांटने के बावजूद तो टेंशन नहीं लेने का, भले हर एक स्टेट में अलग अलग एक्ट है, मानते हैं हम लोग गुड्स सर्विसेज टैक्स का, बट वो एक्ट की ड्राफ्टिंग एकदम सेम हो रखी, कुछ फर्क ही नहीं है। इसलिए वन नेशन वन टैक्स। और वन मार्केट क्यों? क्योंकि भाई अब सर्विस सर्विस इंडस्ट्री से हो तो भी जीएसटी लगेगा, अब ट्रेडिंग इंडस्ट्री से तो भी जीएसटी लगेगा, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से तो जीएसटी लगेगा। तो एक ही मार्केट है, एक टैक्स एक ही मार्केट के लिए, मतलब मार्केट पूरा मार्केट बना के एक कर दिया, उसके लिए एक ही जीएसटी। समझ में आया कि नहीं? अब कैसा है, जैसे अब ये भी अपन ने वो प्रोसेस देखा, जीएसटी और जीरो, जो जीएसटी आरईजी 01 भरते हैं अपन, पार्ट ए भरते हैं, पार्ट बी भरते हैं। पार्ट ए पार्ट बी भरने के बाद में आप कहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाओगे? बताओ, कॉमन सेंस से बताओ भाई, मैं अगर पार्ट ए पार्ट बी भर रहा हूँ तो मैं कहाँ रजिस्टर हो जाऊंगा? जीएसटी में कहा, जीएसटी में तो 5 एक्ट है, कौन से एक्ट में रजिस्टर हो जाऊंगा? और आईजीएसटी में कैसे हो जाऊंगा भाई? समझना, जैसे ही मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता हूँ ना, मैं ऑटोमेटिकली सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेसेस सब जगह ऑटोमेटिकली जाऊंगा। जिसमें रजिस्ट्रेशन किया वो मैं स्टेट में हो गया, स्टेट में होते ही मैं कहा सेंट्रल में भी हो गया, हर जगह पे हो गया। जैसे ही मैंने छोड़ा, मैंने एक जगह थोड़ा, सब जगह छोड़ना पड़ गया, अपने आप ऑटोमेटिकली छूट जाएगा वो। समझ में आया कि नहीं आया? 5 एक्ट है, रजिस्ट्रेशन में एक कर रहा हूँ, मैं 5 में हो रहा हूँ। समझ में आया क्या? देखो ये लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक, which means that there is a single registration for all the taxes, CGST, SGC, UTGST, IGST और cess। खत्म। Grant of registration UIN under any SGST Act and UTGST Act is deemed to be registration UIN register granted under CGST Act। मतलब ऐसे क्या होता है स्पेसिफिकली, जब आप किसी स्टेट में, अब मैंने आपको बताया हुआ है जीएसटी स्टेट वाइज रजिस्टर्ड होता है, याद है कि नहीं है? अरे जीएसटी के अंदर स्टार्टिंग में 2 नंबर स्टेट कोड होते हैं, क्या याद आ रहा है क्या? है ना भाई? तो सीधी बात है, अगर मैं स्टेट चेंज करूंगा तो मुझे नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मतलब मैं जब रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ तो पहले स्टेट में मुझे रजिस्टर कर रहा है, तो ये बोलता है भाई साहब आपको जो स्टेट में रजिस्टर किया है वो ऑटोमेटिकली आपको सेंटर में भी रजिस्टर कर दिया है, प्रोवाइडेड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन रिजेक्टेड अंडर सीजीएसटी एक्ट। फॉर द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन यूआईएन अंडर एसजीएसटी एक्ट, रिजेक्शन भी क्या माना जाएगा कि भाई आप सीजीएसटी में भी रिजेक्ट हो गए हो। सिंपल। अरे क्लियर है कि नहीं है यार? पक्का? मतलब मैं अगर एसजीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सीजीएसटी में जो रजिस्टर अपने आप ही कर रहा है, और अगर मैं सीजीएसटी में, मतलब वही है, मैं ऑब्वियसली मैं अगर रजिस्टर करूंगा खुद को जीएसटी पोर्टल पे तो मुझे स्टेट एक्ट में रजिस्टर कराएगा, क्योंकि वो स्टेट एक्ट ने बनाया है भाई। पूरे इंडिया का सेम ही पोर्टल, एक ही पोर्टल, अलग अलग पोर्टल नहीं है। जब मैं वहां डालूंगा कि भाई मैं कौन से स्टेट से बिलोंग करता हूँ या मैं बिजनेस कौन से स्टेट में करने वाला हूँ, वो मुझे उसी स्टेट का रजिस्ट्रेशन देगा, और ऑटोमेटिकली उसका रजिस्ट्रेशन मिलने के साथ साथ में आपको सेंट्रल का भी मिल जाएगा, सेसेस का भी मिल जाएगा, आईजीएसटी का भी मिल जाएगा। सिंपल है क्या? वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अब एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल नया एग्जांपल ये है कि भाई किसका एग्जांपल? हितेश का लेते हैं एग्जांपल, है ना? हितेश बड़ा मुस्कुरा रहा है आज, ठीक है? तो हितेश का एग्जांपल लेते हैं भाई। हितेश को क्या हुआ? हितेश ने बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करी, मेरे से बड़ा सीखा, बोला, सर से इतना जीएसटी सीख लिया है कि अब तो हम पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा, हम जीएसटी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं, है ना भाई? हो सकता है यार, बड़ी बात थोड़ी है। तो बढ़िया हितेश ने दुकान खोली, हितेश जीएसटी प्रैक्टिशनर। सर ने जो सिखाया उसके अकॉर्डिंग जीएसटी आरईजी 01 बनना शुरू किया, पार्ट ए भर दिया, पार्ट बी भर दिया, सर्टिफिकेट भी आ गया। जब सर्टिफिकेट आया तो क्लाइंट को दिखाया, जब क्लाइंट ने देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, बोलो भाई साहब मोबाइल नंबर गलत लिख दिया आपने मेरा, मोबाइल नंबर गलत लिख दिया।
हितेश ने देखा, बोला ओ सॉरी, ये तो मैंने खुद का मोबाइल नंबर डाल दिया। हो जाती गलती यार, हो जाती गलती भाई। बोला सर ये तो मैंने अपने मोबाइल नंबर डाल दिया। ओहो, ये कैसी गलती हो सकती है? दूसरी गलती हो सकती है, बताऊं कैसी? एग्जाम्पल लेते हैं भाई, हितेश को बोला मेरी फर्म का नाम है शिवालिका एंटरप्राइजेस, और हितेश ने लिखा शिवालिक एंटरप्राइजेस, गलती से। हो सकता है भाई, शिवालिक एंटरप्राइजेस। वो क्लाइंट आ रहा है, भाई साहब मेरा शिवालिका है, आपने शिवालिक लिख दिया, गलत है, सही कर रहा हूं। अरे, हो सकता है क्या? अच्छा, एक ऐसी भी गलती हो सकती है, जो प्लेस ऑफ बिजनेस में एड्रेस है वो गलत डल जाए। अरे, रजिस्ट्रेशन में कुछ और है, बट जब वो फीड करने गया था, याद है मैंने बताया, वो प्लेस ऑफ बिजनेस में फीड करना पड़ता है, डेटा फीड करना पड़ता है ना यार अपने को, पार्ट बी के अंदर। जब पार्ट बी में डेटा फीड किया तो फीड ही गलत कर दिया उसने एड्रेस। अरे, हो सकता है ऐसे, बड़ी बात नहीं है। एक बार से हुआ था मेरे साथ में, ऑफिस में, क्या नया नया इंटर्न आया, कुछ चीजें अपन भी ध्यान देते नहीं है यार, सब कुछ बराबर किया उसने, बट जो पासपोर्ट साइज एक फोटो अपलोड करनी होती है, वो फोटो उसने किसी और की अपलोड कर दी। अब मेरे को क्या पता कि ऐसी गलती करके फोटो किसी और का अपलोड कर देगा। अच्छा, प्रोसीड किया, सबमिट कर दिया। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं भाई, प्रोपराइटर का नाम है विकास, मान लेते हैं, नीचे फोटो लगाई हुई है किसकी? अक्षत की। अब डिपार्टमेंट को थोड़ी पता है कि ये फोटो विकास की है या नहीं है, वो तो बोलेगा विकास ही है यार, फोटो लगाई है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। अब प्रॉब्लम ऐसी आई, रजिस्ट्रेशन विकास का है, फोटो लगी हुई अक्षत की। क्लाइंट आया खुशी खुशी से, बोला भैया जीएसटी बना लो, भैया जीएसटी। पलटा उसने, तो भाई साहब ये कौन है? मैं भी देखा, मैंने यार ये आप तो नहीं हो इसमें। हो जाती है, इंसान है भाई, मेरे पास में भी इंसानी काम करते, रोबोट तो काम करते नहीं है यार। अब ऐसी गलतियां होना हो सकती है, पॉसिबल नहीं। अच्छा, कोई बोलता है कि भाई मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ले चुका हूँ, ऑलरेडी ले चुका हूँ, अब मुझे बाद में कुछ चेंज करना है। भाई ले लिया सब ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मोबाइल नंबर चेंज करना है, मोबाइल चेंज हो गया भाई साहब, मेरा ईमेल आईडी चेंज करना है, या बाद में मुझे मेरा एड्रेस चेंज करना है, या मुझे कोई और एक और एड्रेस ऐड करना है, या मुझे मेरे बिजनेस का नाम ही चेंज करना है। सर मैंने कोई एग्जांपल दिया था अभी, याद है कि मैंने बोला था कि भाई एक मेरा क्लाइंट है जिसने ना जिम का एक रजिस्ट्रेशन जीएसटी लिया था मुझसे, फिर उसने वो बेल्जियन वॉफल स्टार्ट करा किशनगढ़ के अंदर, उसने बोला भाई साहब वो जीएसटी में चेंज कर दो मेरे यार। मैं बोला भाई साहब जीएसटी में मेरा रजिस्ट्रेशन जो है उसमें आप क्या करो, नाम भी चेंज कर दो, साथ साथ में अभी मैं पहले जिम का काम करता था, अब जिम को हटा के रेस्टोरेंट कर दो। मतलब कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं क्या अपन जीएसटी में? यस सर, वो अमेंडमेंट का प्रोसीजर कवर होता है हमारा सेक्शन 28 के। यहाँ तो कोई परेशानी क्या? अब इसको दो फील्ड में बांट दिया गया है, एक है कोर फील्ड, एक है नॉन कोर फील्ड। कॉमन सेंस देखो मन से, कोर फील्ड क्या होती है? इंपॉर्टेंट। कोर मतलब इंपॉर्टेंट फील्ड, और नॉन कोर मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यार। अब बोला कि मोबाइल नंबर चेंज करना है, कर ले यार, मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए वो इंपॉर्टेंट फील्ड थोड़ी है, इम्यूनिटी कर ले चेंज यार, इंपॉर्टेंट फील्ड थोड़ी है। बट मैं बोलूँ नहीं भाई साहब, मैं बिजनेस का नाम ही चेंज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फील्ड। मैं बोलूँ मैं बिजनेस का एड्रेस जो है पहले कुछ और था, अब मैं बिजनेस का एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, भाई बहुत बड़ी बात है। मैं बोले हम लोग पार्टनरशिप फर्म थी, हम 4 पार्टनर थे उस फर्म के अंदर, और चारों पार्टनर रजिस्टर्ड थे। ऑब्वियसली वो जीएसटी पोर्टल पे क्या होता है, डिटेल जाती है डायरेक्ट उसकी, याद है मैंने देखा था, डिटेल जाती है प्रमोटर्स की, पार्टनर्स की, चारों पार्टनर डिटेल जा रखी है। अब पार्टनर को हटाना है, किसी और को ऐड करना है, बड़ी बात है। अरे है कि नहीं बड़ी बात यार, समझ में आया? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है, इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो सब चीजें फालतू है, सब फालतू है। अब जीएसटी पोर्टल पे कैसे बोला है, बोला भाई साहब अगर कोर फील्ड में वो चेंज करना है, कोर फील्ड में कोई चेंज करना है,
तो पहले हमारे पास एप्लीकेशन आएगी, डिपार्टमेंट बोलता है वो एप्लीकेशन को हम समझेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उसको पूरा एग्जामिन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, स्क्रूटिनी करेंगे, फिर देंगे हम आपको अप्रूवल चेंज होने का। और नॉन कोर फील्ड में कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नॉन कोर फील्ड में हमारे को एप्लीकेशन चाहिए भी नहीं हमारे पास में, डायरेक्ट एडिट करो, ओटीपी डालो, सबमिट और हो जाएगा, हाथों चेंज हो जाएगा। अरे क्या करेंगे हम एप्लीकेशन का यार, क्या मतलब क्या हमारे को, ऐसा डालो ओटीपी तो फिनिश, फ्री। एक बार से होता है क्लाइंट का ना, अभी एड्रेस अभी की बात है 443/33 था उसका एड्रेस, और मेरे क्लाइंट 39 लिख दिया। हो सकता है यार, अच्छा चलो 39 लिख दिया अगर, तो ऑफिसर आपको भी देखना चाहिए ना यार कि भाई रजिस्ट्रेशन में जो रेंट एग्रीमेंट में एड्रेस क्या है, अब मैच नहीं करोगे, अप्रूवल दे दिया, मतलब रेंट एग्रीमेंट में लगा हुआ है 443/33 और मैंने लिखा है 443/39, उसने एक्सेप्ट ही कर लिया, जीएसटी दे दिया। चलो भाई मैं तो मानता हूँ हमारी गलती थी, आपकी तो गलती थी, चेक क्यों नहीं किया? हाथों तो अप्रूवल डाला, 2 दिन अप्रूवल भी आ गया, उसको पता गलती है उसकी, देना ही पड़ेगा ना अप्रूवल यार, कोई मौका तो, अच्छा मैं तो गलत हुई नहीं ना यार, बिकॉज मेरा तो सच में 33 है, 33 डाला, हाथों तो अप्रूवल हो गया। अरे बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत छोटी छोटी बात है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? ठीक है, तो अगर कोर फील्ड में चेंज करना है, अगर कोर फील्ड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। The taxable person will apply for amendment within 15 days of the event necessitating, very very important। बोलता भाई आप अमेंडमेंट कब तक अप्लाई कर सकते हो? बोलता जैसे ही वो काम हुआ है ना उसके विदिन 15 डेज के अंदर अंदर, जैसे ही वो काम हुआ है उसके विदिन 15 डेज के अंदर अंदर काम हुआ है, मतलब मेरे बिजनेस का नाम चेंज हुआ है, जिस दिन चेंज हुआ उसके 15 डेज के अंदर चेंज कराना पड़ेगा। मैंने मेरे बिजनेस के एड्रेस में चेंज किया, जब भी चेंज हुआ उसके विदिन 15 डेज में चेंज कराना पड़ेगा। जिस टाइम वो इवेंट हो गया है, जिस इवेंट में चेंज करवाना होना चाहिए, वो इवेंट के होते ही विदिन 15 डेज में आपको जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? और नॉन कोर में तो क्या है, देयर इज नो अप्रूवल फॉर नॉन कोर इन्फॉर्मेशन चेंजेस, नो अप्रूवल ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्ड एंड द अमेंडमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय द टैक्सेबल पर्सन ऑन हिज ओन ऑन द कॉमन पोर्टल। बट यहाँ पे कैसा है, जैसे ही यहाँ पर चेंज हो गए के लिए मतलब बात हो गई है, उसके बाद 15 डेज में आपको एप्लीकेशन डालनी है, द प्रॉपर ऑफिसर देन विल अप्रूव द अमेंडमेंट विद इन नेक्स्ट 15 डेज, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मैं बोलता हूँ मेरा आज का दुकान का नाम चेंज हो रहा है, तो आज से 15 डेज के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखनी है, भाई साहब मैंने मेरा नाम चेंज कर दिया है, कृपया करके नए नाम को एक्सेप्ट कीजिए। उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर उनको वो चीज अमेंडमेंट एक्सेप्ट करना है। जैसे मैंने एप्लीकेशन दिया उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर उनको मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करना चाहे वो करेंगे। ठीक है, बोलो क्या हुआ भाई? पता नहीं आ रहा, पता नहीं आ रहा। प्रोविजन रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अरे इंपॉर्टेंट चीजें ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही है। एग्जाम में ऐसे छोटे तरीके से आएगी ना, तुम लोग अरे यार सर ये तो कैसे आ गया, और इजी भी है, कुछ हार्ड थोड़ी है यार, कुछ नहीं, सेम लिखा है देखो, विद इन 15 डेज आपको अप्लाई करना है फॉर सच चेंज, जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा सब में लगा देना। आप बोलोगे भाई साहब मेरे को मेरा एड्रेस चेंज करना है, तो नया जो एड्रेस है उसका डॉक्यूमेंट जो लगना चाहिए वो लगा लो। भाई मैं बोलता हूँ मेरा नया जो एड्रेस है वो रेंट एग्रीमेंट पे है, तो रेंट एग्रीमेंट डाल दो। मैं बोलता हूँ मैं नया जो एड्रेस है वो मेरा खुद का है, तो आपका खुद का वो डाल दो, लाइट का बिल डाल दो, या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाल दो, कुछ भी डाल दो, रजिस्ट्रेशन डीड डाल दो, वॉट एवर द केस में भी है ना। In case amendment of the core field of information, the proper officer may, on the basis of information furnished or as ascertained by him, approve or reject amendments in the registration particulars in the prescribed manner. Such amendments shall take effect from the date of occurrence of event. From the date of occurrence of event warranting such amendment. However, where change relates to non-core fields of information, registration certificate shall stand amended upon submission of the application for amendment on the common portal. अरे नॉन कोर फील्ड के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, नॉन कोर फील्ड के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे आपने डाला ओटीपी लिया हाथों चेंज हो जाएगा, ठीक है ना भाई? द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स विदाउट गिविंग अ पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। भाई देखो जीएसटी पोर्टल पे बहुत बढ़िया चीज है, आपने किसी भी चीज के लिए अप्लाई किया हो ना, किसी भी चीज के लिए फिर से तो रिजेक्ट नहीं कर सकता वो,
रिजेक्ट तो नहीं कर सकता भाई वो, उसको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, उसको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, वो शो कॉज नोटिस देने के बाद ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट कैन एक्सेप्ट व्हाटएवर द केस में बी। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? Any rejection or approval of the amendments under the CGST UTGST Act shall be deemed to be rejection or approval of the CGST Act. सिंपल है। अरे जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन लिया CGST में, सुनना सुनना, मैंने रजिस्ट्रेशन लिया SGST में, वो ऑटोमेटिकली CGST में रजिस्ट्रेशन दे देता है मेरे को। अगर मैंने कोई चेंज कराना चाहा CGST में SGST में, तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कोई भी चेंज कराने डाला, अमेंडमेंट किया 28 सेक्शन के अंदर, जैसे अमेंडमेंट किया मैंने SGST में, वो CGST में ऑटोमेटिकली अमेंडमेंट कर देगा यार। वही बोल रहा है, सिंपल सी बात, और होना भी ऐसे ही चाहिए। अरे मेरे पास तो एक ही पोर्टल है, मैं तो एक बार अमेंडमेंट डालूंगा ना यार, ऑटोमेटिकली CGST में भी होगा, SGST में होगा, सब जगह हो जाएगा। कॉमन सेंस। यस सर, बोलो। सुपर। Any particular of the application legislation shall not stand amended with effect from the date earlier the date of submission of application for amendment on common portal except with the order of commissioner और भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत बहुत। ये बोलता है यार भाई साहब, मैंने मेरे बिजनेस का नाम है ना 20 दिन पहले चेंज करा दिया था, और मैं चाहता हूँ जीएसटी में अमेंडमेंट भी जो है ना वैसे दिखाई कि भाई 20 दिन पहले से मेरा नाम चेंज है, तो नहीं, अलाउड ही नहीं है। आपने आज एप्लीकेशन किया है ना, तो हम आज से नाम चेंज कर सकते हैं आपका। आप बोलो आज से 20 दिन पहले से मेरा नाम चेंज करो, नहीं, नॉट अलाउड। जब आप एप्लीकेशन करोगे उसी एप्लीकेशन की डेट से हम आपका नाम या जो भी आप अमेंडमेंट चाहते हो अमेंडमेंट हो जाएगा। तो नहीं भाई साहब, हमारे को तो पहले से करना है। आप कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर से पूछो, कमिश्नर अगर परमिशन दे देगा हम दे देंगे आपको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट। रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट ही तो हुआ कि भाई मैं चाहता हूँ पहले से मेरा अमेंडमेंट हो जाए, तभी मिलेगा जब कमिश्नर हाँ बोलेगा। हमारा पावर ही नहीं है भाई साहब, पोर्टल बोलते हैं हमारे पास पावर नहीं है। कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर से परमिशन लो, परमिशन लेने के बाद में करो, हम दे देंगे आपको। बोलो। application for amendment of registration cannot be filed for changes application for amendment registration cannot be filed for change in PAN। change in PAN में कैसे होगा, सोचो एक बार यार। अमेंडमेंट में ऐसा कर दो, अमेंडमेंट में अमेंडमेंट कर रहा हूँ भाई साहब, मैं हूँ और मेरा भाई काम करने वाला है, तो मेरे को पैन नंबर चेंज कर दो। याद है मैंने तरीका बताया था आपको? अरे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में भी पैन लिखा हुआ होता है, बोलते पैन ही चेंज कर दो। अरे जीएसटी नंबर चेंज हो गया, जीएसटी चेंज हो गया। अरे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन से पहली चीज पैन नंबर मांगता है, तो बोलता है भाई आप बोलो पैन चेंज कर दो। ऐसे नहीं होगा यार, फालतू बात मत करो। पैन चेंज होगा तो नया जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड, thus where a change in the constitution of any business result in change in PAN of a registered person, the said person shall apply for fresh registration। बात खत्म। बोलो यार, पक्का। Similarly, application for amendment of registration cannot be filed if there is a change in place of business from one state to another state। अरे मैं बोलता हूँ मेरा राजस्थान में बिजनेस है, मैं राजस्थान में बिजनेस कहाँ जा रहा हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, इसी बिजनेस में चेंज कर दो, गुजरात डाल दो। अरे रजिस्ट्रेशन तो स्टेट वाइज और पैन नंबर वाइज दिया जाता है ना यार। तुम पैन चेंज कर लो, स्टेट चेंज कर लो, नया स्टेट नया रजिस्ट्रेशन यार, सब साथ में। यस और नो? सुपर यार, इंटेल है बच्चा तुम लोग। बिकॉज जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट स्पेसिफिक, if one wishes to relocate his business to another state, he must voluntarily cancel his current registration and apply for the fresh registration in the state he is relocating his business। अरे समझ में आया कि नहीं आया यार? ये सिंपल है। मैं बोलता हूँ भाई साहब मैं राजस्थान में बिजनेस कर रहा हूँ, मैं राजस्थान से गुजरात में मेरे बिजनेस को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मतलब इसी बिजनेस के रजिस्ट्रेशन चेंज करना चाहता हूँ, नहीं हो पाएगा। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन स्टेट स्पेसिफिक होता है। अरे अपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर पर स्टार्टिंग के 2 नंबर स्टेट कोड होते हैं। अब तो रजिस्ट्रेशन कर तो बता दो मैं कौन से स्टेट में हूँ, और स्टेट चेंज करती एक्ट चेंज हो जाता है। मैंने बताया था आपको, है सेम ही एक्ट, है वन नेशन वन टैक्स, बट एक्ट चेंज हो गया। वो राजस्थान गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था, वो क्या है, गुजरात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है। अरे यार बहुत डीप बात है ये, मतलब को समझाता नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। और एक सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जनरल अपनी ना जीएसटी का बेस समझने के लिए लगता है काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। क्योंकि आज आपके पास में कोई कस्टमर आएगा ना भाई फ्यूचर में, जब आप सीए बन जाओगे, जो भी बन जाओगे आप लोग अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, जब कस्टमर आएगा आपके पास में तो आपसे पूछेगा ये कि भाई साहब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूँ या नहीं लूँ। लूँ तो ये चीज़ें चेंजेस करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें आती है रजिस्ट्रेशन के अंदर ही। अच्छा मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको, ये जो जीएसटी चैप्टर है ना, वो ऐसा नहीं है कि भाई एक चैप्टर पढ़ लिया तो वो सबसे अलग होगा, नहीं, सब कनेक्टेड है। ये पूरी कहानी है, रामायण है, स्टार्टिंग से एंड सब कनेक्टेड है, सब चीज़ें। एक कहानी खराब हो गई ना
तो पूरी कहानी समझ नहीं आएगी, मतलब एक पैरा खराब हो गया तो पूरी कहानी समझ नहीं आएगी, ऐसा सीन है इसके अंदर। क्लियर है क्या? तो ये बेस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो रही है ना? देखो उसमें क्या तरीका होता है, ट्रांसफर नहीं होगा, बट मैं राजस्थान से गुजरात में सेल दिखा देता हूँ, मुझे मेरी गुजरात वाली फर्म को आईटीसी देना है, मतलब गुजरात वाली फर्म अगर परचेस करे तो आईटीसी मिल जाएगा, मैं मेरे यहाँ से सेल दिखा देता हूँ, उसके यहाँ से परचेस दिखा देता हूँ, खत्म। मेरे पास जितना भी स्टॉक है सारा स्टॉक वहाँ ट्रांसफर, सेल कर दिया, वहाँ पे इनपुट हो गया, वहाँ से आ गए माल बेच दिया। हम्म। वापस बोले बोल तो। क्या पूछा है तू, पैन ही बंद हो गया। अरे अरे पेन देना तो, इसका खत्म हो गया। या ये ले जा, पास कर को पीछे। आप पूछना। 1 जुलाई को, 1 जुलाई को अमेंडमेंट की एप्लीकेशन डाल दी है ना। सो जब अमेंडमेंट की एप्लीकेशन डाली होगी तो वहां पूछेगा कि भाई किस डेट से अमेंडमेंट हुआ है बताओ। 1 जुलाई से, 1 जुलाई से अपना एड्रेस चेंज किया है, 23 मान लेते हैं, हाँ। हाँ डाल दी। मैं कह रहा हूँ 7 जुलाई को तो अमेंड आ गया, अप्रूवल आ गया, नया वाला एड्रेस। क्योंकि भाई जब तो आपको ये अमेंडमेंट आएगा तो अमेंडमेंट लिखा हुआ होगा कि एक साथ से आपका एड्रेस चेंज हो गया, क्योंकि हमने लिखा है डेट ऑफ अमेंडमेंट की 1/7/23। तुमने लिखा है ना अमेंडमेंट में कि भाई मेरा अमेंडमेंट जो है 1/7/23 अमेंडमेंट हो गया है, अब 1/7/23 से मेरे बिजनेस का नाम चेंज हो गया है। तूने टाइम पे अप्रूवल किया है, तूने टाइम पे एप्लीकेशन दिया है, और 15 दिन में आ भी गया। अगर ये रिजेक्ट हो गया हो, रिजेक्ट क्यों करेंगे, होगा होगा क्यों रिजेक्ट, रीजन बता रिजेक्ट क्यों होगा, अगर तो नाम चेंज हुआ ही नहीं होगा, झूठ बोल रहा होगा। रिजेक्ट क्यों होगा, तो झूठ बोल रहा था, एड्रेस चेंज हुआ ही नहीं होगा, ये तो फर्जी एड्रेस दिखा रहा होगा। रिजेक्ट हो गया तो फिर आप वहां से उस प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस नहीं कर सकते हो। मैं बोलता हूँ भाई साहब मेरा अजमेर में बिजनेस था, मैं ट्रांसफर कर दिया जयपुर में, और जयपुर का जो मेरा ये अमेंडमेंट था वो कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो मैं जयपुर से बिजनेस नहीं कर सकता भाई साहब, सीधी बात है। जब तक मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, जब तक मैं उस बिजनेस के अंदर इस प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड नहीं करूंगा, मैं वहां से बिजनेस नहीं कर सकता। मैं समझाया था आपको, जब तक जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में वो एड्रेस लिखा हुआ नहीं है वहां से बिजनेस नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं, आप समझो, आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, करो, करो इन्वेस्ट इशू करो।
बट वैसे क्या होता है 15 डेज में रुक ही जाता है, बोला यार चेक कर लेते हैं, आने तो रजिस्ट्रेशन, और 2-3 दिन में आ ही जाता है रजिस्ट्रेशन। क्योंकि सामने वाला भी सर्टिफिकेट मांगता है जीएसटी का, जब तक सर्टिफिकेट में वो एड्रेस नया लिखा हुआ ही नहीं होगा तो सामने वाला आदमी भी बिजनेस करने में हचकेगा आपके साथ में। कॉमन सेंस की बात, ठीक है। हाँ, जिस टाइम पर समझना, जिस टाइम पर वो इवेंट अकर हुआ, इवेंट अकर मतलब मैं बोलता हूँ भाई साहब, 2 जुलाई को, 2 जुलाई को मेरे बिजनेस का नाम, इसी दिन मेरे बिजनेस का नाम चेंज होकर क्या हो गया, शिवालिका हो गया। अपन बात करते हैं, शिवालिका हो गया, इस दिन चेंज हुआ है 2 जुलाई को। इसके बाद से यू हैव 15 डेज, जब से चेंज हो उसके 15 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन करना है। समझ में आया कि नहीं आया? 15 डेज के बाद एप्लीकेशन करोगे तो हम आपका चेंजेस उस दिन से मांगेंगे, मानेंगे जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया, और एप्लीकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन आया उस दिन से मांगेंगे, मानेंगे। अगर मैंने विद इन 15 डेज में एप्लीकेशन दे दिया तो फिर 2 जुलाई को ही मैं क्या मान लूंगा, मेरा अमेंडमेंट एक्सेप्ट मान लूंगा। और नहीं तो अमेंडमेंट 2 जुलाई से एक्सेप्ट नहीं मानेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट पेनल्टी अलग लगाएगी आप पे, क्योंकि भाई आपको 15 दिन दिए थे, आपने 15 दिन चेंजेस के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, आपने लेट क्यों किया है, गलती आपकी है। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ो पढ़ो। Any particular application for registration shall not stand amended with effect from the date earlier than the date of submission of application. Submission of application बोला है मैंने, हाँ तो submission of application 15 डेज के अंदर अंदर सबमिट किया है ना, तो अमेंडमेंट डेट मान लेंगे 15 डेज के अंदर अंदर, वरना तो प्रोविजन ही खराब हो गया ना यार। फिर 15 डेज का मतलब ही क्या हुआ, 15 डेज का मतलब ही क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्ड इफ चेंज रिलेट टू कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ पीपीओबी और एपीओबी, या किसी को आपको डायरेक्टर को ऐड करना है, हटाना है, किसी ट्रस्टी को हटाना है, ऐड करना है, या किसी पार्टनर को आपको हटाना है, ऐड करना है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कोर फील्ड ऑफ बिजनेस हो जाएंगे, है ना। कोर फील्ड ऑफ अमेंडमेंट हो जाएंगे, मतलब चेंजेस ऑफ टू पर्टिकुलर मे बी शेल बी एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब तो लिखा हुआ सेम पैन। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कैन बी अमेंडेड ओनली आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन थ्रू जीएसटी पोर्टल। आप बोलो मोबाइल नंबर चेंज करना, ईमेल आईडी चेंज करना, तो ओटीपी आएगा, ओटीपी करके आप वो चेंज करा सकते हो। भाई डिपार्टमेंट लेट हो गया एक्शन लेने के लिए, डिपार्टमेंट में हमने अमेंडमेंट डाला, डिपार्टमेंट 15 दिन में उसने एक्शन ही नहीं लिया, हम बैठे में वेट कर रहे हैं। फिर प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन within a period 15 days, 15 working days from the date of submission of the application, or within a period of 7 working days from the date of the receipt of the reply to show cause notice, the certificate registration shall stand amended to the extent applied for, and the amended certificate shall be made available to the registered person on the common portal। मतलब ऑटोमेटिकली वो अप्रूव हो जाएगा 15 डेज में। अगर उसने अप्रूव नहीं किया, या आपके रिप्लाई करने के बाद आपने, उसने अगर शो कॉज नोटिस दिया, आपने रिप्लाई किया, आपके रिप्लाई के 7 दिन तक उसने अप्रूव नहीं किया, तो वो आपका ऑटोमेटिकली अमेंडेड माना जाएगा। सिंपल एग्जांपल देख लो एक बार ये वाला फटाफट। वरुण एंटरप्राइजेस, अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, is engaged in supply of electrical goods in Delhi. The firm is registered under GST. Varun is the proprietor of the firm. He wishes to expand his business, and his friend Arun approaches him to provide additional capital for his business. If he is made a partner in Varun's business, Varun agrees and changes the constitution of a business and form a partnership from Arun and company। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, पहले सिर्फ वरुण था एज अ प्रोप्राइटर, अभी बोलते भाई हम नई पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं, वरुण अरुण एंड कंपनी। पार्टनरशिप फॉर्म जब बनती है तो नया पैन नंबर आता है, उस बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया आपने। भाई प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप हो गया, या पार्टनरशिप से एलएलपी हो गया, या एलएलपी से कंपनी हो गया, या कंपनी से एचयूएफ हो गया। अगर आप किसी भी बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लोगे तो आपको नया जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि नया पैन आएगा भाई साहब, है ना। Since the change in constitution of business from sole proprietorship firm to partnership firm result in change in PAN of a registered person,
the partnership firm has to apply for fresh registration. The reason for the same is that GSTIN is PAN based. Any changes in PAN would warrant a new registration. Simple. सब साथ में yes or no? अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है ना? कोई परेशान तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ, रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल होगा कौन करेगा? खुद ही कर सकते हैं? अरे बोलो यार। हाँ, मैं खुद कर सकते हैं, ओन रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, दूसरा ऑफिसर कर देगा। खुद कब करेंगे बताओ ना, खुद कब करेंगे? चलो, मैं अपन रजिस्टर ले चुके हैं बिजनेस में। एक ही करके यार, सब सब बात करेंगे ना अपने यार। पहले बताएगा, मन बताएगा। कोर फील्ड में चेंजेस होंगे? वही मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना हो गया भाई। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, और कुछ बताओ या बताओ। हाँ, बिजनेस बंद करना हो? क्यों करेंगे बिजनेस बंद, क्यों करेंगे? आपका बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है, और कुछ? किसी और स्टेट में जाकर बिजनेस करना हो? अक्षत, बहुत सी चीज होती है। वही हो गया, क्लोज हो गया ना, क्लोज कर रहे हैं। मैडम भूमि का बताओ। अरे डेथ हो गई, हो डेथ, मर गया आदमी, डेथ हो गई ना यार आदमी की, और कुछ? तो वैलिडिटी उतने टाइम के लिए होता है यार, कैंसिल करना है अपन। कॉम्पोजिशन स्कीम में शिफ्ट करते टाइम जीएसटी बंद होता है क्या? कुछ और? मैं उम्मीद कर रहा हूँ अक्षत बताएगा, हितेश बताएगा, धैर्य बताएगा। दिमाग तो दौड़ाओ यार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। मैं पहले वो जो गुड सप्लाई कर रहा था ना, वो कहते हैं वो उस पे टैक्स लग रहा था। अब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि वो गुड्स क्या है, वो गुड्स क्या है, वो एग्जाम्प्ट हो गए, होली एग्जाम्प्ट हो गए। अब अगर आप होली एग्जाम्प्ट में डील कर रहे हो तो आपको जीएसटी जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है, मैं बताया था आपको। यहाँ आपका टर्नओवर बहुत अच्छा चल रहा था, बट एकदम से वो टर्नओवर क्या हो गया, 10 लाख 20 लाख हो गया, 40 लाख से ऊपर टर्नओवर था। अब पिछले साल टर्नओवर आपका कितना हो गया, 20 लाख 40 लाख के अंदर अंदर हो गया यार। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता हूँ यार मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे टैक्स तो 20 लाख पे भरेगा ना। अपन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, किसी बात कर रहे हो, समझा मुझे। अच्छा, इस बारे में जो तू बोला ना, इस पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल लेके समझा चुका हूँ। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इस करंट फाइनेंशियल ईयर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर ही। याद आ रहा नहीं आ रहा तेरे को? अरे जब प्रोविजन जो है मेरे पे नहीं लग रहे हो। अबे प्रोविजन बोलता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रोविजन बोलता है ना यार, ये बोलता है करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सब देखना पड़ेगा आपका।
प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस हो गया तो इस फाइनेंशियल ईयर आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में कम है तो छोड़ दो बाद में आप। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो कुछ चीजें जो रजिस्टर्ड पर्सन खुद कैंसिल कर सकता है। क्या ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन? कर सकता है यार, सीओ मोटो कैंसिल कर सकता है, डिपार्टमेंट वाला सीओ मोटो याद है क्या? ऑन इट्स ओन मोशन वो कैंसिल कर सकता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। पहले हम बात करते हैं वॉलंटरी कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। विद द रजिस्टर्ड पर्सन नो मोर रिक्वायर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जैसे भाई डेथ हो गई उसकी या लीगल हेयर उसके अप्लाई कर रहे हैं कैंसिलेशन के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ अपने डिस्कस कर ली ऑलरेडी। सीओ मोटो कैंसिलेशन बाय डिपार्टमेंट। The proposal considered the registration of a person liable for cancellation in view of certain defaults. सर ये डिफॉल्ट्स कौन कौन से अपन आगे पढ़ेंगे, आगे है सर्कमस्टेंसेस, ये रहे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई रजिस्टर्ड पर्सन खुद ही कैंसिल करेगा कब? जब बिजनेस डिसकंटिन्यू कर ले, ट्रांसफर कर दे फुली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ अ प्रोप्राइटर, अमलगमेट विद अदर एंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, डीमर्ज हो जाए, या अदरवाइज डिस्पोज कर दे अपने बिजनेस को, या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए बिजनेस का, ठीक है, या वो टैक्सेबल पर्सन जो सेक्शन 22 24 जो लग रहा था वो लगना बंद हो जाए। सिंपल है यार, बोलो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सबके सब? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ भाई। अब प्रॉपर ऑफिसर कब चेंज कर सकता है, प्रॉपर ऑफिसर कब कैंसिल कर सकता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके पढ़ेंगे अपन, एक एक करके, है ना। पहले ये देखो, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था उसने, भाई रजिस्टर्ड पर्सन ने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसने 6 महीने तक कोई बिजनेस ही नहीं किया। अरे क्यों लिया रजिस्ट्रेशन? बिजनेस करने के लिए। अब 6 महीने तक अगर बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया तो हम आपका बिजनेस का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसको कर देंगे हम लोग कैंसिल। सेकेंड पॉइंट देखो, a registered person has not filed return for continuous 6 months। भाई 6 महीने तक जीएसटी की रिटर्न ही नहीं भरी, डिपार्टमेंट वाला ऑटोमेटिकली जीएसटी आपको कैंसिल कर देगा। रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। आपने झूठ बोल के गवर्नमेंट से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया, झूठ बोल के, तो डिपार्टमेंट जब भी चाहेगी आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। मुझे 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट, वारंट रजिस्ट्रेशन लिया है, 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकती है। रजिस्ट्रेशन ले लिया है, 6 महीने कंसिक्यूटिव मतलब लगातार जीएसटी रिटर्न नहीं भरी है, डिपार्टमेंट कैंसिल कर देगा। झूठ बोला, गवर्नमेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, डिपार्टमेंट कभी भी कैंसिल कर सकता है। उसके अलावा ये सारे पॉइंट कौन कौन से पढ़ते हैं? कौन से हैं भाई? रजिस्ट्रेशन लिया है, सुनना, बहुत सारे फ्रॉड ऐसे होते हैं। रजिस्ट्रेशन लिया है मैंने, बोलता हूं मैं, मदार गेट अजमेर, रिटर्न भी फाइल कर रहा है, रिटर्न भी फाइल कर रहा है, बैंक में ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं, बट एक्चुअल में उस जगह से कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है। ओ भाई साहब, ऐसे भी होता है क्या? लोग फर्जी बोगस जीएसटी फॉर्म बनाते हैं आईटीसी और फेक इनवॉइसेस को घुमाने के लिए। उसने बोला कि भाई अगर कोई भी बिजनेस कंडक्ट ही नहीं हो रहा है, डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, डिपार्टमेंट जब भी चाहे उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, जब भी चाहे। पता लग गया तो वही है, बस पता लग गया वही चोर है। और इशू इनवॉइस बिल without supply of goods services in violation of the provision of this act or the rules made therein। मतलब बिल बना दिया, माल नहीं बेचता है वो, उसको वो माल वाल नहीं बेचता है, फेक फर्जी बिल बना रहा है। अरे यार सीधी बात है ना, जहाँ पे फ्रॉड दिख रहा है आपको वहां पे डिपार्ट पकड़ेगा। फर्जी बिल क्यों बना रहा है? अरे सामने वाले को आईटी से देना है, सिर्फ फर्जी वाला काम चला, कुछ नहीं है। और समझ में आया कि नहीं? ऐसा फर्जी वाला काम चलेगा तो कोई भी नोटिस आ सकता है। क्लियर है क्या?
violates the provision of section 171 contains provision related to anti profiteering measure। ओ भाई साहब, ये क्या है? एंटी प्रॉफिटरिंग मतलब पता है क्या अंग्रेजी में? हाँ, हद से ज्यादा प्रॉफिट। कमाल वाली बात करा लो, हद से ज्यादा प्रॉफिट। एनीबडी एल्स यार? एंटी प्रॉफिटरिंग क्या होता है समझाता हूँ आपको। अब भाई जीएसटी आया था ना, तब लोग कैसे पैसा कमा रहे थे पता है आपको? जो चीज 100 की है वो जानबूझ के 120 में बेच रहा है। क्या बोलकर? भैया जीएसटी आया है तो महंगाई बढ़ गई है। तुमने तो देखा ही नहीं वो ट्रेंड, देखा नहीं देखा है? फील क्या तुम लोगों ने सुना है ऐसे? भाई साहब जीएसटी बढ़ गया है, जीएसटी आ गया है, टैक्स लगेगा भाई साहब, टैक्स। मतलब लोग एमआरपी से ऊपर माल बेच रहे थे। हाँ, मतलब लोग एमआरपी से ऊपर माल बेच रहे थे, क्या बोल के? भाई साहब जीएसटी आया है, 100 की चीज 120 में बिकेगी, मतलब जीएसटी आ गया भाई साहब, जीएसटी जीएसटी जीएसटी। ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई साहब हमने जीएसटी लाए थे गुड सर्विसेज सस्ता करने के लिए, महंगा करने के लिए थोड़ी। या तो अपन ने कंपेयर किया था भाई, जीएसटी से पहले वाला जो टैक्सेशन था, डबल टैक्सेशन लग रहा था, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट बढ़ रही थी यार, इनपुट नहीं मिल रहा था, याद है क्या? अगर इनपुट नहीं मिलेगा तो अपने कॉस्ट में ऐड करेगा तो फिर भाई प्राइस बढ़ेगी, और जीएसटी ना तो प्राइस कम होनी चाहिए। और तुम झूठ बोलते हो, फरेब कर रहे हो भाई। अगर झूठ बोलोगे कि हमारा तो भाई साहब प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपने जीएसटी की मदद ली, आपका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपने जीएसटी की मदद ली, मतलब आपका जो पहले प्रॉफिट हो रहा था आपने उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, जीएसटी आने के बाद वो प्राइस कम होना चाहिए, प्राइस कम होना चाहिए ना यार। तो प्रॉफिट आपको उतना ही रखो, कॉस्ट कम हो तो प्राइस कम होना चाहिए। हम बोले नहीं भाई साहब प्राइस तो उतना ही है, कॉस्ट कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया आपका, तो जीएसटी हम इसलिए लाए क्या ताकि आप एमआरपी सेम रखो? अरे नहीं भाई साहब, हम जीएसटी इसलिए लाए ताकि माल सस्ता हो, प्रोडक्ट सस्ता हो। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसी कोई हरकत करते हुए पकड़ा गया तो डिपार्टमेंट उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी। अगला क्या है? वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 10A। 10A क्या था, याद है क्या? बैंक स्टेटमेंट, याद है क्या? बैंक डिटेल फर्निश करनी है विद इन 45 डेज के अंदर। आपने जब जीएसटी लिया है उसके विद इन 45 डेज के अंदर अंदर आपको जीएसटी में अपना बैंक डिटेल अपलोड करना है। बोलो, नहीं किया तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हमारे जीएसटी के ऑफिसर कैंसिल कर देंगे। बोलो, सुपर्ब। अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट in violation of provision of section 16 of CGST Act or the rules made thereunder। ये क्या है भाई? देखो क्या है ना, सेक्शन 16 हम जब पढ़ेंगे आगे जाके हमारे आईटीसी आईटीसी चैप्टर का हम लोग सेक्शन 16 पढ़ेंगे, तो सेक्शन 16 ऐसा बोलता है कि भाई आप आईटीसी उसी का ही ले सकते हो, ऐसी गुड्स ऐसी सर्विसेज का ही ले सकते हो, या ऐसे कैपिटल गुड्स का ही ले सकते हो जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो। भाई मुझे घर के लिए एसी परचेज करना था, मैंने मेरे बिजनेस का नाम पर बिल कटवा दिया, मतलब कौन पकड़ेगा? एसी लगे मैं सब घर पे, इनपुट ले रहा हूँ मैं बिजनेस के अंदर, बढ़िया इनपुट ले रहा हूँ मैं। एक बार डिपार्टमेंट वाला आया आपसे कोई माल परचेज करने के लिए, देखा कि भाई एसी है क्या? बोलो एक भी एसी नहीं है। बढ़िया गर्मी के अंदर शेड में काम कर रहा है वो, और उसके नाम पे बिल कटे हुए 10 एसी होंगे, एसी है ही नहीं, 10 एसी को इनपुट ले रखे हैं। गलत है भाई साहब। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जीएसटी ऑफिसर उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, मतलब उसने गलत तरीके से क्या लिया है? आईटीसी लिया है। बोलो यार। और furnishes the detail of outward supply in GSTR1 under section 37 for one or more tax period which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under section 39 for the tax period। ये क्या लिखा हुआ है? देखो ना भाई, क्या हो गया? सर दुख रहा है क्या? वो हेड डाउन क्यों कर लेता है? जैसे इतना कंट्रोल नहीं होता?
ग्रेविटी खोपड़ी भारी है तेरी। Furnishes the details of outward supplies in form GST 131 for more or one or more tax periods, which is an excess of outward supply declared by him in his valid return 39 for the tax period। बता रहा हूँ क्या है। एक होता है हमारा GSTR 1, याद है क्या? एक होता है GSTR 3B रिटर्न। GSTR 3B में मैंने सेल लिखी है 1 लाख, पर GSTR 1 में मैंने सेल लिखी है 2 लाख। सर पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल बताता हूँ आपको। रिटर्न भरा मैंने, जब GSTR 1 भरा मैंने 11 तारीख से पहले पहले मैंने 2 लाख लिखकर सबमिट कर दिया। जब मैं GSTR 1 भरने गया, सुनना, तो GSTR 1 में टैक्स भरना होता है भाई। सॉरी, GSTR 3B में टैक्स भरना होता है। क्या होता है देखो, सुनना भाई। 11 से पहले पहले आपको क्या करना है, GSTR 1। और GSTR 1 में क्या डिटेल जाती है बताओ? आउटवर्ड सप्लाई, कुछ भी नहीं, बस आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल जाएगा और कुछ भी नहीं है ना। स्टेटमेंट जाएगा जिसमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है आपको। मैं लिखता हूँ 2 लाख रुपए मेरे आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है। GSTR फिर 2B आप चेक करते हो भाई। 28 इज द लास्ट डेट जब आपको, समझना, जब आपको GSTR 3B भरना है। और GSTR 3B क्या? इट इज रिटर्न, जो सेक्शन 39 में लिखी हुई रिटर्न है। अब इस रिटर्न में क्या जाता है? इस रिटर्न में ऐसा पोर्टल खुला हुआ है पूरा का पूरा। इसमें यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें आपको जो GSTR 1 का डेटा है ना, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। जो आपने भरा ना 11 तारीख को, वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक बना हुआ होगा GSTR 2B, लिखा होगा GSTR 2B, मतलब ये 2B का डेटा है ना यहाँ पे जो है, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। 2B में क्या आता है? 2B में लिखा होता है कि जो आपने परचेज किया है ना, उसकी इनपुट लिखी हुई होती है, ITC लिखी हुई होती है। वो इनपुट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ITC, बराबर है कि नहीं है। फिर आएगा GSTR 3B, इसमें आएगा रिटर्न। ठीक है, ये ऑटोमेटिक मतलब भाई जो आपका GST में डेटा है, जो आपका GSTR 2 में डेटा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आएगा, इसमें लिखा हुआ आएगा भाई साहब आपका सेल दिखाइए 2 लाख रुपए आपने, आपका ITC जो है, सुनना भाई 2 लाख का, मैं 18 निकालो, 18 में कितना होता है? 36,000। 36,000 रुपए क्या है? टैक्स पे करना अकॉर्डिंग टू GSTR 1 जो आपने फाइल किया था, यहाँ पे जो आपने फाइल किया था उसका और 36,000 बढ़ना है आपको, हमारा ठीक है। अब हमने बोला कि भाई हमारा ITC कितना है? ITC था 10,000 रुपए। अरे यस और नो? तो नेक्स्ट 26,000 रुपए टैक्स भरना है मेरे को। भाई साहब यार 26,000 तो है ही नहीं मेरे पास, 26,000 है ही नहीं मेरे पास। दिमाग देखना, गंदा दिमाग बता रहा हूँ मैं, गंदा आदमी कितना गिर सकता है, मतलब टेढ़ा दिमाग, गिरना नहीं बोलेंगे, टेढ़ा दिमाग बोलेंगे। तो बोलूंगा GSTR 3B में 26,000 है ही नहीं मेरे पास अभी, और मुझे इसके अगले महीने खूब सारा इनपुट मिलने वाला है। मैं काम करता हूँ, अभी जो GSTR 3B भर रहा हूँ ना, उसमें चेंज कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। GSTR 3B का फाइल कर रहे हैं, मैं जो सेल 2 लाख रुपए ना, तो कम करके मैं कितना कर लेता हूँ? 50,000 कर दो, 50,000। इसका टैक्स करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 9,000 ही आएगा। मैं बस तो 10,000 का इनपुट है, 1,000 कैरी फॉरवर्ड। अरे यहाँ पर आपने GSTR 1 में दिखा दिया 2 लाख रुपए सबमिट कर दिया, पर जब GSTR 3B में गए तो आपने कम कर दिया। दिस इज रॉन्ग। ऐसी अगर कोई हरकत करोगे तो GST पोर्टल में, मतलब आपका GST ऑफिसर आपका GST रजिस्ट्रेशन कभी भी चेंज कर, कैंसिल कर सकता है। यस और नो? ठीक है ना भाई। एक और है, वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 86B, ये अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हमारा ITC के अंदर, है ना। इस पर लिख दो रेफर ITC, आपको याद आ जाएगा बाद में। ठीक है ना भाई, एक ये चीज है। दूसरा क्या है? दूसरा है कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स तक इन केस ऑफ पर्सन हु ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, अपना रिटर्न नहीं भरा। भाई देखो क्या होता है, जो रेगुलर टैक्स पेयर होता है
वो तो हर महीने रिटर्न भरता है ना भाई, उसने हर महीने रिटर्न भरा है, और 6 महीने तक अगर रिटर्न नहीं भरा, उसका पोर्टल जीएसटी मतलब जीएसटी पोर्टल पे उसका रजिस्टर कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ उसने कॉम्पोजिशन स्कीम आउट कर रखी है, और 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड क्या होता है, 3 3 महीने का टैक्स पीरियड होता है, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद चालान, 3 महीने बाद चालान, तो 3 3 3 मतलब 9 महीने तक अगर आपने कॉम्पोजिशन लेवी का रिटर्न फाइल नहीं किया, आप चालान पे नहीं किया, तो आपको कॉम्पोजिशन लेवी वाला जो जीएसटी है वो प्रॉपर ऑफिसर उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रीड करो फटाफट, यहाँ से लेकर रीड करना है, यहाँ से स्टार्टिंग से, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करो, और हाथों याद भी करो। कोई प्रॉब्लम तो पूछो मुझसे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भेजते ही हैं, कैश में लेना पड़ेगा, फिर पैसा दिखेगा कैसे? बोलो। किसको? बहुत घुमाते हैं लोग यार, उनके पास में परचेज, पहले परचेज वो हैवी ले लेते हैं, तो कहीं से जुगाड़ करके इनपुट ले लेते हैं हैवी, इनपुट लेने के बाद में वो दिखाते रहते हैं। भाई इनपुट खरीदते भी हैं लोग यार, बहुत बहुत फर्जी काम होता है इसमें, बहुत। सी को रोकना क्यों है? सी को सीबीआई वाला है क्या? सी कोई सीबीआई वाला है क्या? सी को रोकेगा? हाँ तो पढ़ेंगे ना आगे। चलो ये तो पढ़ ले कि कैंसिलेशन कब कब कर सकता है वो, फिर अलग लड़ाई होती है यार, कैंसिल कर दिया उसने, ऐसा कैसे कर दिया भाई साहब? हाँ, लड़ाई करेंगे ना भाई साहब, छोड़ेंगे क्या अपन? हैं? कौन सा रोज फर्जी लड़ा है भाई? मेरा थोड़ी साले माथे आ रहा है। हाँ यार, कितना गंदा आदमी है। नहीं नहीं भाई, बहुत साफ सुथरा काम करता हूँ मैं, सब फर्जी वड़ा नहीं करता हूँ मैं, अवॉइड करता हूँ मैं सब चीज़ें भाई, बिल्कुल अवॉइड कर देता हूँ मैं। हाँ, क्यों करना है सब, कभी कभी नहीं करने का भाई, कभी भी है ना। नहीं, लाइफ में
पैसा कम आए ज़्यादा है, ये सब चीज़ें है ना, ये क्या होता है अपन को ना दूर से अच्छी दिखती है, शॉर्ट टर्म पैसा है यार, सबको सबको सब सोचते हैं कि यार भाई कम समय में जल्दी ज़्यादा अमीर हो जाए, जल्दी अमीर हो जाए, उस चक्कर में सब गलत गलत काम लोग करते हैं। अब यार क्या होता है ना, ये सब चीज़ आपने गलत गलत एक बार कर ली ना, फिर वो जिंदगी भर आपको ना परेशान करेगी चीज़ें ये, जिंदगी भर परेशान करेगी, मतलब आपको जिंदगी भर आपका ये आपकी जिंदगी हिलाएगी ना, समझ लो। और एक क्या है ना, ये एक बार आप घुस जाते हैं ना और किसी ने पकड़ लिया, ऑफिसर वगैरह ने, भाई साहब जेल से बाहर आसमान नहीं देख पाओगे। इस चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए भाई। यहाँ वो कर करोड़ों रुपए, फंस गए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 करोड़ खिला देंगे, जो कमाया वो चलेगा, ऐसा सोच लेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आप लोग इतना ही रिवाइज करके आओ, अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।